ये जानबूझ के एहसास कमतरी की एक शिकार एक कौम जो ये सोचती है कि 800 साल वो मुसलमानों की महकूम रही है और मुसलमानों ने उसे गुलाम बना के रखा है। इस एहसास कमतरी की शिकार एक कौम आज ताकत में आ गई है और वो एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है। मफरूजा गुलामी के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है और इस इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा हर वो चीज होगी जिसका रिलेशन इस्लाम से होगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि वो किसी भी मजहब के इसेंशियल प्रैक्टिसेस को वो तय करे। हुँ। जो किसी मजहब की किताब ने या उसके मानने वालों ने अपने लिए इसेंशियल पार्ट तय किया है, उसी को रिस्पेक्ट देना ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये हुँ। एक्स्ट्रा जुडिशियस एक्टिविटी है कि आप किसी भी मजहब के अंदरूनी मामलात में और उसकी इसेंशियल प्रैक्टिसेस को डिफाइन करने का काम आप अपने हिस्से ले लें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज कर्नाटक हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कही गई है कि जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो यूनिफ़ॉर्म होती है, वो कानून का एक हिस्सा है, कानूनी तौर पर वो ज़रूरी है। इस फैसले का इंतजार सभी को था, क्योंकि उडुपी से एक बात शुरू हुई थी जिसमें आपको याद होगा कि एक लड़की अल्लाह अकबर कहती हुई नजर आई और उसके पीछे ये था कि कुछ भगवाधारी जो वो बच्चे थे जिनको तैयार करके भेजा गया था, वो उसके हिजाब के खिलाफ टॉन्ट कर रहे थे या अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो अब सूरत हाल क्या है, आगे क्या होगा? हालांकि अदालतों का काम है, वकीलों का काम है कि वो फैसला लेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। लेकिन इस पर अब तक जो कुछ सूरत हाल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं? क्या ये इलेक्शन के बाद का कोई खास सिलसिला है? क्या कुछ है? आप इसे किस तरह से? देखिए, इलेक्शन तो यहाँ होते रहते हैं और अभी बहुत सारे इलेक्शन हैं जो जारी रहेंगे। कम से कम 4-5 साल तो हमको इलेक्शंस को भूलना ही नहीं चाहिए। हर साल में इलेक्शंस हैं। उससे अलग जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा, उसका अंदाज़ा पहले से भी था, जो छोटे-छोटे ऑब्जर्वेशन कोर्ट से आ रहे थे इससे कबल, तब से था। यूनिफ़ॉर्म प्री स्कूल में यानी 10वीं क्लास तक यूनिफ़ॉर्म हमारे मुल्क में लाज़मी है, अक्सर ममालिक में लाज़मी है, हमारे मुल्क में भी। उसके बाद यूनिफ़ॉर्म लाज़मी नहीं रहती है, 12वीं के बाद तो कॉलेज में बिल्कुल भी लाज़मी नहीं रहती है। ये प्रोरोगेटिव है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो अपने यहाँ क्या यूनिफ़ॉर्म तय करता है और उस यूनिफ़ॉर्म में लिबास का कितना हिस्सा वो अप्रूव करते हैं, कितना नहीं करते। ये मसला सिर्फ़ इतना ही था। जो जो स्कूल हिजाब को अप्रूव नहीं करते, हम उन स्कूलों में ना जाएँ, ये एक इसका हिस्सा हो सकता था। लेकिन ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा एक्ज़ैजरेट किया कि एक स्कूल की यूनिफ़ॉर्म तय करने का बहुत ही छोटा-सा और बहुत ही मकामी मसला, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तय करेगा, ये हैरत की बात है। हुँ। और वो ये तय नहीं करेगा कि हिजाब पहने या ना पहने। के पर्दे में वो ये तय करेगा कि इस्लाम के इसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है। जो हुँ। आप इशारा फरमाया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के इसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। हुँ। ये बड़ा सवाल है और मैं ये मानता हूँ कि ये इस मुल्क का दस्तूर भी है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि वो किसी भी मजहब के इसेंशियल प्रैक्टिसेस
को वो तय करे। हुँ, जो किसी मज़हब की किताब ने या उसके मानने वालों ने अपने लिए एसेंशियल पार्ट तय किया है, उसी को रिस्पेक्ट देना ये कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। ये हुँ, एक्स्ट्रा जुडिशियस एक्टिविटी है कि आप किसी भी मज़हब के अंदरूनी मामलात में और उसकी एसेंशियल प्रैक्टिसेस को डिफाइन करने का काम आप अपने हिस्से ले लें। ये हुँ, इजाज़त अगर अदालत को दे दी जाती है कि वो किसी भी मज़हब के ख़ुसूसन इस्लाम के प्रैक्टिसेस को कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। फिर हुँ, मसला ये कि शलवार कमीज़ पे इस मुल्क में तो उमूमन ख़वातीन जो हैं वो साड़ी पहनती हैं, हुँ, ब्लाउज़ साड़ी पहनती हैं। तो क्या फिर अब ये भी एक सवाल उठाया जाए कि शलवार कमीज़ पहनना बंद कीजिए, क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलिजन का, और हुँ, ज़ाहिर है साबित नहीं किया जा सकता कि शलवार कमीज पहनना एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। हुँ, नारे तकबीर बुलंद करना कहीं किसी मजमे में इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, क्या ये अदालत तय कर पाएगी? क्या बाजमात नमाज अदा करना एसेंशियल पार्ट है या नहीं है? या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर कोई एक मजमा अगर नारा लगाना चाहता है या कोई मजमा नारे सलवात लगाना चाहता है, तो क्या ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है? क्या ये सब चीजें कोर्ट तय कर पाएगा? क्या हुँ, और ये तय कर देने से जाएगा? साबित किया जा सकता है कि नारे सलवात बुलंद करना या नारे तकबीर बुलंद करना आज इज्तिमाई तौर पर क्या ये कुरान में कहीं लिखा हुआ है? क्या ये किसी हदीस से साबित है? क्या इसे साबित किया जा सकता है? नहीं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है एक कम्युनिटी की। हुँ, है। तरीके से जो जय श्री राम बोलना क्या हिंदू रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है? क्या ये कोर्ट तय करके बताएगा? ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं। और एक बात नहीं भूलनी चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं और ऐसे मुल्क के शहरी हैं कि जिस मुल्क की तारीख में अभी 1920 तक ये मौजूद था कि एक बड़े क्लास के लोगों ने छोटी क्लास के लोगों को ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं दी, अपना सतर ढकने की इजाजत नहीं दी, और जिस किसी ने वो सतर ढकने की कोशिश की, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया या फिर उसको कत्ल कर दिया गया। ये प्रैक्टिस इस मुल्क में 1920 तक जारी रही है। तो हुँ। ऐसे एक मुल्क में क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ ए रिलीजन डिसाइड करना का इख्तियार किसी अदालत या किसी हुकूमत को दिया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल। अच्छा तस्लीम रहमानी साहब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया था या ऑब्जर्वेशन थी कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं, जब वो अयोध्या वाला मामला चल रहा था। और उसके बाद अयोध्या वाला फैसला भी किस तरह से हुआ, लोगों ने उसे सिर्फ कानून की पाबंदी या सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के तौर पर कबूल किया और बादिल नाखास्ता ये बात बहुत हमारे सामने है। अब वो लड़कियां या वो खवातीन जिनके यहाँ हिजाब खास तौर पर सर ढकना वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर सर से चादर उतार उतर जाए तो शायद वो घर से बाहर ना निकलना पसंद करें, तो उनके लिए तालीम हासिल करना अब और ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं। देखिए, आपने कोट किया बाबरी मस्जिद का केस, और उसमें हालांकि वो तो बाबरी मस्जिद का ही मामला था, उसमें एसेंशियलिटी ऑफ ए मॉस्क तो सवाल ही नहीं था, ये हम्म, फिक्र भी नहीं थी। हम्म, लेकिन को बीच में घसीट के लाया गया और फिर एसेंशियलिटी ऑफ मॉस्क पर भी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। इसीलिए मैंने कहा कि कैसे आखिर कोई अदालत किसी मजहब की एसेंशियलिटीज को तय कर सकता है। मैंने बताया ना कि अब नारे तकबीर और नारे सलवात को कोर्ट तय नहीं कर सकता, और अगर कोर्ट में हम इसको लेके जाएंगे तो कोर्ट तो कह देगा कि किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, कुरान में तो नहीं लिखा हुआ है कि आप हम्म, नारे सलवात बुलंद करें, तो ये तो एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो हम्म, आप तमाम चीजों को लेके, और फिर क्या हम एक पैरेलल सोसाइटी कायम कर सकते हैं? जो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, उनको वहाँ पर हिजाब की इजाज़त नहीं है, तो आप अपने स्कूल कायम कीजिए और हम्म, अपने स्कूलों में लीजिए। ठीक है, स्कूल लोग कायम कर लेंगे और वो हिजाब वाले वो अपनी यूनिफ़ॉर्म का पार्ट बना लेंगे हिजाब को, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या ये मसले का हल है? ये हम्म, जानबूझ के
एहसास कमतरी की एक शिकार एक कौम जो ये सोचती है कि 800 साल वो मुसलमानों की महकूम रही है और मुसलमानों ने उसे गुलाम बना के रखा है, इस एहसास कमतरी की शिकार एक कौम आज ताकत में आ गई है और वो एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है, मफरूज़ा गुलामी के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है और इस इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा हर वो चीज़ होगी जिसका रिलेशन इस्लाम से होगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। तो अब इस इंतकामी कार्रवाई का तो कोई जवाब नहीं है। अदालत का जो रुख है, वो आपने खुद ही बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फरमाया कि उन्होंने तमाम चीज़ें मस्जिद के हक में हैं। वहाँ मस्जिद मौजूद थी, वहाँ इबादत होती थी, उसे गुंडों ने उस मस्जिद को शहीद किया, ज़बरदस्ती रामचंद्र जी की मूर्तियाँ वहाँ पर प्रकट हुई, वो साजिश थी। ये सब तस्लीम करते हुए भी अदालत ने अपने इख्तियार तमीज़ी का फ़ायदा उठाते हुए उसको मंदिर को अलॉट कर दिया। तो आप अदालतों से इसी किस्म के अदालतें उस एहसास कमतरी के शिकार तबके के ज़ेरे असर हैं, जो आज इक़्तिदार में है। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ यके बाद दीगरे मुख्तलिफ उन्वानात से मुख्तलिफ मौक़े पर चलती रहेंगी। हमें ये सोचना होगा कि हम इस इंतकाम का कैसे इंतज़ाम करें। अच्छा, ये अभी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से महज़ 2 दिन पहले अहमदाबाद में आरएसएस की एक मीटिंग में 2 बातें बहुत अहम कही गई। एक तो ये कहा गया कि एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुसलमान वो सरकार के सिस्टम में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उसे रोकना चाहिए। यानी जो लोग सिविल सर्विस के एग्जाम पास करके जाते हैं उनको रोकने की बात। दूसरे साथ-साथ हिजाब वाले मसले पर भी वहां एक बात कही गई कि ये हिजाब जैसे मसले को उभारने वाले लोग कट्टरपंथ को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 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 मुसलमानों को तालीम से दूर रखने के मुख्तलिफ तरीके अब से पहले हम देखते रहे हैं कि एडमिशन ही नहीं मिलता बच्चों को अच्छे स्कूल में, उसी में मुश्किल होती है। अब ये यहां तक बात आकर के पहुंच गई, जहां अदालत ने भी एक तरह से उन बच्चियों के लिए खास तौर पर जो हिजाब के साथ जाना चाहती हैं, पढ़ना भी चाहती हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी की। आप इन दोनों चीजों को मिलाकर के आप किस तरह से अगर देखिए, आरएसएस का जो अभी इनका एनुअल एनुअल एक सेशन था, उसमें एनुअल रिपोर्ट पेश की गई है। उस एनुअल रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए आरएसएस के चीफ ने कहा कि एक खास तबका गवर्नमेंट में पेनिट्रेट करना चाहता है। अब आप ये गौर फरमाइए, मुल्क में बसने वाले हर तबके को हुकूमत में पेनिट्रेट करने का जमहूरी हक मौजूद है। ये कैसे बिल्कुल। कहा जाता है कि एक तबका हुकूमत में पेनिट्रेट करेगा और दूसरा नहीं करेगा? तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो जमहूरियत नहीं है। अगर जमहूरियत है, तो सिविल सर्विसेज़ में डीएम बनने और सेक्रेटरी बनने और चीफ सेक्रेटरी बनने और जज बनने और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में शमूलियत करने का इख्तियार मुल्क के हर एक तबके को है, बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत। यही तो मुल्क का दस्तूर है। हिंदुस्तान पार्लियामेंट में बैठने का इख्तियार मुझे उतना ही हासिल है जितना मोहन भागवत को हासिल है। लेकिन अगर ये कहे कि मुसलमान इस मुल्क की पार्लियामेंट में अपनी तादाद बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इस तरह से पेश करें जैसे गोया ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिनायल है। सीधे-सीधे रिफ्यूज़ल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिबर्टीज़ आपको देना चाहता है और जो हिस्सेदारी आपको शराकतदारी देने का वादा और गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो आरएसएस के चीफ का ये बयान एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। और जब आरएसएस जैसी बड़ी तंजीम का चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर दे और वही सरकार में भी बैठा हुआ हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। हिजाब एक बहाना है। असल चीज ये है कि देखिए, मुसलमान, मैंने कहा कि ये लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं और उसका नतीजा है कि वो ये देखते हैं कि मुसलमान जब पढ़ रहा है, तो जैसे ही थोड़ा-सा भी पढ़ता है तो वो सिविल सर्विसेज़ को भी कम्पीट करने लगता है। वो जो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज के बोर्ड से उनको भी कर रहा है, वो इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, जर्नलिज्म में, हर जगह मुसलमान ने जब पढ़ना शुरू किया तो उसने कम्पीट किया और वो आगे चला गया और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है
कि मुल्क में अगर मुसलमानों ने ठीक तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आज भी मुसलमानों के पास ही इतने रिसोर्सेज और इतनी ताकत है कि वो सिर्फ अपनी आबादी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा शेयर हासिल कर सकते हैं अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, जो मुल्क के मफाद में होगा, यकीनी तौर पर, कोई दो राय नहीं उसमें। लेकिन इनको ये डर लगता है कि 200 साल से जो तहरीक, हम हिंदी, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, एक मजहब, एक जबान और एक मुल्क और एक कौम और हिंदू राज्य का जो सपना देख के मेहनत कर रहे हैं, वो तो फ्लॉप हो जाएगा। और इसलिए वो इसको रिलीजियस ना कह के कल्चरल कहते हैं। हुँ, कल्चर यही रीजन है कि वो कल्चरल सिमिलैरिटी चाहते हैं, और कल्चर में भी वो हिंदू कल्चर की सिमिलैरिटी चाहते हैं, और उसमें वो नाकाम हैं अभी तक 200 साल में। अभी तक उनको इसकी कामयाबी नहीं मिली कि वो कल्चरल एसिमिलेशन कर सकें। इवन लिंग्विस्टिक एसिमिलेशन इस मुल्क में कायम किया जा सके, उसमें भी आज भी एक मर्तबा से बोला था इस मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कि हिंदी को इस मुल्क की नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। सिर्फ एक मर्तबा बोला है पिछले 7 साल में, एक हुँ, जुमला, और हुँ, उस एक जुमले से पूरे के पूरे साउथ इंडिया में आग लग गई थी, उनको कहना पड़ा बाद में अपने बयान को वापस लेना है। तो आरएसएस आज भी इस मुल्क में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की ताकत नहीं रखता। हुँ, एक कल्चर यानी असम का जो कल्चर है उसको, और जो गुजरात का कल्चर है उसे एक कल्चर नहीं बना सकता। जो हुँ, केरल का कल्चर है और जो दिल्ली का कल्चर है उसे एक कल्चर नहीं बना सकता। ये नामुमकिन है इस मुल्क में। हुँ, और हुँ, नामुमकिन का एतराफ आरएसएस नहीं कर पा रहा, और अभी तक वो कोशिश कर रहा है, इसलिए ये एहसास है कि ये अपनी मगलूबियत, अपनी नाकामी, और वो जो 800 साल की तारीख जिसे गुलामी की तारीख कहते हैं मफरूजा तौर पर, हालांकि वो इस मुल्क की तरक्की की बेहतरीन दरख्शां तारीख है जिसे ये गुलामी मानते हैं। तो ये सारी चीजों ने इन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला किया है, खौफ में मुब्तला किया है, और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, मैं कुछ केरल के कुछ फैसले हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा, हिजाब से मुताल्लिक़। ये चूँकि संविधान की बात शुरू हो गई, संविधान में सभी को अपना हक हासिल करने और अवाम में कुछ अहम इश्यूज़ पर जो भी कानून के अंदर इजाज़त है, उसकी अवेयरनेस पैदा करने का हक है। उसके बावजूद जिस दिन ये आरएसएस का ये बयान आया जिस पर अभी आपने बात की, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया जिसमें पुलिस को ये कहा गया कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, आम लोगों के साथ आप सॉफ्ट रहो, लेकिन जो उकसाने वाले लोग हैं, जो इंस्टिगेट करने वाले यानी प्रोवोक करने वाले लोग हैं, उनसे आप सख्ती से निपटो। तो क्या अब संविधान में और प्रधानमंत्री जी के इस बयान में आपको आपको कोई कंट्राडिक्शन लगता है? देखिए, वो ये लोग जो भी ज़बान बोलते हैं वो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। वो वाज़ेह तो कह नहीं सकते हैं, कानूनी ज़बान कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन पे हैं, तो नाम लेके कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये उकसाने वाले लोग कौन हैं, उसकी क्या डेफ़िनेशन है, और वो डेफ़िनेशन कौन तय करेगा कि उकसा कौन रहा है? मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी उकसा रहे, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट में खड़े होके होम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं और सीना चौड़ा करके और सीने पे हाथ मार-मार के बात करते हैं, मैं कहता हूँ वो उकसाने की कार्रवाई है। हुँ, अभी जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक जियो वहाँ की होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जितने पुलिस वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो जाके कश्मीर फाइल फ़िल्म देखें और उसके लिए छुट्टी लें और अपनी फैमिली के साथ जाएँ। अब पता नहीं टिकट भी मुफ्त उनको देंगे या नहीं देंगे। ये कौन-सी हुँ, कार्रवाई, क्या ये उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है? क्यों हुँ, एक होम डिपार्टमेंट एक स्टेट का अपने अपने पुलिस वालों से कह रहा है कि आप एक ऐसी देख कर आइए जो झूठ पर मबनी है और जो नफरत अंगेजी और शर्मंगेजी पैदा करती है, तो क्या ये उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है? दैट्स व्हाई आई से कि कौन तय करेगा कि उकसाने वाली कार्रवाई कौन-सी है और कौन-सी नहीं है? क्या डेफिनेशन होगी उकसाने वाली कार्रवाई की? तो ये बयान सीधे-सीधे ये कह के दिया गया है कि आप एक कम्युनिटी के साथ सॉफ्ट रहिए और दूसरी कम्युनिटी को आप बोलने का भी हक ना दीजिए। ये हुँ, सीधा, और ये जो इस चाँद में ये रोशनी उसी सूरज से आई है। हुँ, आरएसएस के चीफ का जो सूरज चमकता है इस हुँ, मुल्क में, उसी से इस चाँद ने वो रोशनी हासिल की उस बयान से के साथ कुछ लोग पेनिट्रेट ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज़ है
कि पेनिट्रेट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, गोया कोई चीन से आके और इस मुल्क के सिस्टम पे पेनिट्रेट कर रहा हो, या कोई पाकिस्तान या कोई ईरान या कोई अमेरिका से आके, जो इजराइल से आके जो लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं इस मुल्क के सिस्टम में, एक्चुअली तो वो लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो उनको नाम लेना चाहिए था कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है हमारे सिस्टम में, उसको रोकना चाहिए। तो उन्होंने का नाम ना लेके कम्युनिटीज कहा। अब कम्युनिटीज इसमें दो हैं जिनको जबरदस्ती से प्रेजेंट किया जाता है ऐसे जैसे ये एक दूसरे के साथ किसी झगड़े में मुलविस हैं, यानी हिंदू मुसलमान। तो आप मुसलमानों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ हमारा राइट है भाई। मुझे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी से बहुत जबरदस्त इख्तलाफ है। मेरा राइट है कि मैं अपनी सरकार को बताऊं कि ये पॉलिसी जो आप चला रही है मेरे मुल्क के मफाद में नहीं है, आप इसे बदल। मुझे एजुकेशन पॉलिसी से इख्तलाफ है, मैं कहूंगा कि एजुकेशन पॉलिसी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को डाउन कर रही है, तो इसको बदलिए। तो मैं क्या मैं उकसा रहा हूँ हुकूमत के खिलाफ? अगर मैं कोई क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ या मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात अलग अंदाज से सोच रहा हूँ और हुकूमत अलग अंदाज से सोच रही है, तो आप इसे उकसाने वाली कार्रवाई कहेंगे, आप इसे पहले कोशिश कहेंगे। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने वाले हैं और आपका इस मुल्क के दस्तूर पे आपका कोई भरोसा नहीं। अच्छा, अभी जो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उससे पहले केरला हाईकोर्ट के कुछ फैसले थे हिजाब से मुताल्लिक। उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या कुछ था, मुख्तसर, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, कुछ मिनटों में अगर आप बता सकें कि अब से पहले अदालतों में जो हिजाब से मुताल्लिक केसेस गए उनका क्या हुआ है। देखिए, 2 बार तो एक बार केरल हाई कोर्ट में गया, एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। एक कोर्ट में ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है वो कलेक्टिव राइट के ऊपर नहीं जा सकता। तो जो कलेक्टिव राइट है वो प्रिवेल करेगा फंडामेंटल राइट के ऊपर। ये केरल हाई कोर्ट ने दिया, बहुत ही टेक्निकल था, उसमें उन्होंने हिजाब को रिजेक्ट कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको इसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन माना, हिजाब को। और एक फैसला और आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, 3 जजमेंट इस बारे में आ चुके हैं। मैं इस सबसे अलग ये कह रहा हूं, जो मैंने शुरू में अर्ज किया, क्या ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है कि वो किसी मजहब के इसेंशियल पार्ट्स को, इसेंशियल प्रैक्टिसेस को डिफाइन करे? क्या ये उसका जुरिस्डिक्शन है? मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये इस्लाम का लाजमी पार्ट है। क्या ये नमाज में मैं क्या पढ़ूं ये तय करना क्या कोर्ट का काम है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जुडिशियस है। ये हमारे दस्तूर में लिखा है कि मजहबी किताबों में जो कुछ लिखा है उस पर तबसरे करना या उसके खिलाफ फैसले देना कोर्ट का इख्तियार नहीं है, किसी अदालत का इख्तियार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसेंशियल प्रैक्टिस को भी कोर्ट के हवाले मत कीजिए। कोर्ट नहीं है जो ये तय करे। मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ ना, मैं रोजा रखता हूँ, रोजा रखना इसेंशियल पार्ट है सबका। ये चूंकि कुरान हकीम में मौजूद है तो शायद कोर्ट भी मान ले, लेकिन मैं रोजा फजर से लेकर मगरिब तक रखूंगा और उसके टाइमिंग क्या ये कोर्ट तय करेगा? मैं 4 रकात नमाज जोहर की पढ़ूंगा या 2 रकात नमाज जोहर की पढ़ूंगा, ये तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है। तो क्या ये तय करेगा कोर्ट के आप नमाज कितनी पढ़ेंगे? मैं ज़कात 2.5% दूंगा या 5% दूंगा, ये क्या ये कोर्ट तय करेगा? कैसे तय कर सकता है कोई कोर्ट? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमको कोर्ट को ये बताना चाहिए कि साहब ये आपका इख्तियार नहीं है कि आप इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन आप डिसाइड करें, बी हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी, जैन, कोई भी हो, तो आपको ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। हम बहैसियत कम्युनिटी ये कह रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस है और इसलिए ये एक इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है, दैट मस्ट बी एनफ। अगर कलेक्टिवली एक कम्युनिटी कहती है कि ये हम मानते हैं कि ये हमारा रिलीजियस राइट है और ये हमारे रिलीजियस इसेंशियल प्रैक्टिस है, दैट मस्ट बी एनफ। देयर कैन बी नो गवर्नमेंट एंड नो कोर्ट टू डिसाइड व्हाट इज द रिलीजन, व्हाट इज द इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने बहुत ही अहम बात कही कि अदालत के इख्तियार से बाहर की बात है ये एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी मजहब का क्या एसेंशियल और क्या जरूरी हिस्सा है उसका फैसला अदालतों को नहीं करना चाहिए, हमें अदालतों तक नहीं जाना चाहिए ऐसे मौजूआत पर। दूसरे, आपने ये भी बताया कि आरएसएस और बीजेपी किस तरह से
आपने ये कहा कि संविधान के बदलने की तैयारी है, संविधान बदलना चाहते हैं, चूंकि संविधान पर यकीन ही नहीं है। और इससे पहले अदालत ने मस्जिद को भी मजहब का हिस्सा नहीं बताया, बाबरी मस्जिद का भी फैसला किस तरह से दिया, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। अब अदालतें यहां तक पहुंची हैं, ऐसे हालत में मुस्लिम वो बच्चियां जो जाना चाहती हैं अपने हिजाब के साथ स्कूल, उनके लिए कम्युनिटी के लोग क्या कुछ इंतजाम करेंगे, कर सकेंगे, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। क्या कुछ सरकारों को समझा सकेंगे या ये सब कुछ कबूल करना पड़ेगा जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा है, ये सब आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बहुत ही अहम इश्यूज हैं जिन पर गौर करना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट करके उसमें उलझे रहें, टकराव बना रहे। ये किसी भी तरह से मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।